स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वो द्वारका और हरियाणा का जो एक्सप्रेसवे है उसका उद्घाटन कर रहे थे, तो उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की भूरी तारीफ की, भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि किस तरह से खट्टर और वो अपने ज़माने में यानी कि आरएसएस के प्रचारक रहते हुए किस तरह से दरियां बिछाने का काम करते थे, किस तरह से एक स्कूटर पे खट्टर आगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे किस तरह से वो काम किया करते थे और किस तरह से मनोहर लाल खट्टर ने 10 सालों में हरियाणा को विकास की गति पर, उस रास्ते पर आगे पहुंचाया है। अगले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा के मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया और हरियाणा में एक नए मुख्यमंत्री की ताजपोशी हो गई। नायाब सिंह सैनी, जो बीजेपी के राज्य इकाई के अध्यक्ष हैं, ओबीसी लीडर माने जाते हैं और मनोहर लाल खट्टर के काफी पुराने सहयोगी रहे हैं। तो एक दिन की तारीफ और अगले दिन ही पद से विदाई, ये क्या कहती है बीजेपी की पॉलिटिक्स। और हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जो 10 सालों से मुख्यमंत्री थे, उनको हटाने के पीछे बीजेपी हाईकमान की क्या है रणनीति, क्या रही स्ट्रैटेजी और क्यों खट्टर को हटाना पड़ा, जो प्रधानमंत्री के भी एक समय सबसे करीबी दोस्तों में रहे। और इसीलिए 2014 में जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था, कैप्टन अभिमन्यु जो कि उस समय के जाट नेता थे, उनको इग्नोर करके, तो काफी लोगों को आश्चर्य हुआ था कि एक ऐसे प्रचारक को प्रधानमंत्री ने ढूंढ कर निकाला है मुख्यमंत्री बनाने के लिए, जो उनके संघर्ष के दिनों का साथी है। लेकिन 10 सालों के बाद प्रधानमंत्री ने मनोहर लाल खट्टर, जो उनके सबसे करीबी मित्रों में हैं, उनको भी नहीं बख्शा, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी को सत्ता बचानी है। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात हरियाणा की। तो मनोहर लाल खट्टर को जिस तरह से हरियाणा में मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया और नायाब सैनी को नया मुख्यमंत्री बनाया गया है, इसके पीछे की पॉलिटिक्स समझते हैं कि इसके पीछे की रणनीति क्या है। आप याद करें 2014 और 2014 से पहले की हरियाणा में बीजेपी की स्थिति, हरियाणा की पॉलिटिक्स और हरियाणा की जो राजनीति रही है वो जाट डोमिनेटेड पॉलिटिक्स रही है। अगर आप हरियाणा के इतिहास को देखें तो 53 सालों के इतिहास में जाटों ने सबसे ज्यादा राज किया है, यानी कि 33 साल तक जाट चीफ मिनिस्टर वहां पे राज करते रहे हैं, चाहे वो बंसीलाल हो या फिर देवीलाल हो या फिर बाद में हुड्डा जिन्होंने 10 सालों तक राज किया। तो जाट पॉलिटिक्स हरियाणा की इंग्रेडिएंट, यानी कि 25 से 27% जो हरियाणा की आबादी है वो जाटों की है और इसलिए हरियाणा की पॉलिटिक्स जो रही है वो जाट डोमिनेटेड रही है और इसीलिए जाट चीफ मिनिस्टर वहां पे बाय एंड लार्ज ज्यादा समय तक रूल करते रहे। अगर नॉन जाट चीफ मिनिस्टर में देखें तो 20 साल का कार्यकाल और उसमें भी छोटे मोटे 2 साल 2.5 साल का कार्यकाल, सिर्फ अगर 2 मुख्यमंत्री को छोड़ दिया जाए, जिसमें कि मनोहर लाल खट्टर खुद, जो कि पंजाबी समुदाय से आते हैं, एक ऐसे स्टेट में जहां पर जाटों की डोमिनेंस है, वहां पर एक पंजाबी को मुख्यमंत्री बनाना। और उसी तरह से अगर आप देखें दूसरे मुख्यमंत्री जो भजन लाल, नॉन जाट रहते हुए भी काफी लंबे समय तक उन्होंने हरियाणा में राज किया। तो इन दोनों मुख्यमंत्रियों को अगर छोड़ दिया जाए तो हरियाणा की पॉलिटिक्स जाट डोमिनेटेड रही है। लेकिन बीजेपी जो पिछले 2014 के पहले अगर देखें, बीजेपी तकरीबन 11% 12% के वोट शेयर पर जूझती रही और बीजेपी कभी भी डबल डिजिट यानी कि 15-16 सीटों से कभी आगे हरियाणा की पॉलिटिक्स में नहीं बढ़ी। और हर समय बीजेपी जो वहां की जाट पॉलिटिक्स की जो बड़ी पार्टियां थी, जिसमें कि भारतीय लोकदल हो, एनएलडी हो, उसके सहारे, अलायंस के सहारे, किसी तरह से उसके साथ अलायंस हो जाए, कभी बंसीलाल के सहारे, कभी चौटाला के सहारे, इस तरह से बीजेपी वहां पर थर्ड प्लेयर, फोर्थ प्लेयर के रूप में जूझती रही। लेकिन 2014 में एक करिश्मा हुआ या फिर एक टर्न अराउंड स्टोरी हुई और बीजेपी ने एक झटके में वहां पर पहले लोकसभा और उसके बाद विधानसभा में सरकार बनानी। उस सरकार बनाने के पीछे की पॉलिटिक्स क्या थी, स्ट्रैटेजी क्या थी? बीजेपी ने जाटों के डोमिनेंस वाले स्टेट में, जो जिस राज्य में जाट डिसाइड करते हैं वहां की पॉलिटिक्स को, बीजेपी ने नॉन जाट जो जातियां हैं, यानी कि जो नॉन डोमिनेंट कास्ट जाटों के अलावा जो जातियां हैं जिनको कि सत्ता में या फिर समाज में भागीदारी नहीं मिली, जिसमें कि ओबीसी जातियां हैं, जिसमें कि दलित जातियां हैं, अपर कास्ट की जातियां हैं,
इन सबको इकट्ठा किया और उनके सहारे अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया, जिसका नतीजा क्या हुआ कि 2014 में बीजेपी को वहां के विधानसभा चुनाव में आश्चर्यजनक सफलता मिली और बीजेपी वहां पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और सत्ता की दावेदार बनकर उभरी और मनोहर लाल खट्टर का चुनाव हुआ। बीजेपी ने उस समय भी बड़ा ही चालाकी से एक ऐसे स्टेट में जहां पर जाट डोमिनेंस है, जाट तय करते हैं राजनीति की दशा और दिशा, उस समय कैप्टन अभिमन्यु को इग्नोर करते हुए बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर का, जो कि पंजाबी कम्युनिटी से आते हैं, उनका चुनाव किया। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी को नॉन जाट जो कम्युनिटी है उसकी पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स आगे करनी थी। जो वंचित जातियां हैं, जो ओबीसी की जातियां हैं, जो दलित जातियां हैं, उनको इकट्ठा करके बीजेपी उस राज्य में अगर 25% बनाम वो 70% की पॉलिटिक्स देख रही थी। और उसका फायदा ये हुआ कि बीजेपी 2014 में और 2019 के चुनाव में लोकसभा में जीतकर आई और फिर 2019 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें भी बीजेपी सत्ता के मुहाने पर पहुंची और बीजेपी की फिर से सरकार बनी। लेकिन 2019 में एक बीजेपी के साथ गलती क्या हुई, या फिर कहें कि जो जाट जातियां थी, जो जाट वहां की डोमिनेंट जातियां हैं, वो उनको लगा कि वो कहीं ना कहीं सत्ता की पॉलिटिक्स जो होती है, पावर पॉलिटिक्स होती है, जो वो चौटाला के सहारे, हुड्डा के सहारे करते रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कॉर्नर हो गए हैं उस पूरी पॉलिटिक्स में। और बीजेपी की ये जो पॉलिटिक्स है कि नॉन डोमिनेंट ओबीसी जातियां और एससी जातियों को इकट्ठा करके सत्ता में आ जाना, उन्होंने उसका विद्रोह किया। और जो फार्म प्रोटेस्ट हुए, जो किसानों का आंदोलन हुआ, उसमें जाटों ने चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया और उसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी को 2019 के विधानसभा चुनाव में उनकी जो सीटें हैं वो घटकर 40 पे आ गई, यानी कि मेजॉरिटी का जो नंबर था वो बीजेपी के पास नहीं आया। और जो जाटों की पार्टी थी, यानी कि जो चौटाला की पार्टी, दुष्यंत चौटाला, जो एक नई पार्टी उन्होंने फॉर्म की थी, जननायक पार्टी, उसको 10 सीटें आ गई, जो जाटों का समर्थन उनको मिला और कांग्रेस को मिला। कांग्रेस का नंबर बढ़कर 30 सीटों पर आ गया और जननायक जनता पार्टी जो थी वो सीटें 10 सीटों पर आ गई। बीजेपी को मजबूरन में उनके साथ अलायंस करना पड़ा दुष्यंत चौटाला के साथ में और इस तरह से सरकार बनानी पड़ी। लेकिन अब 2024 यानी कि लोकसभा चुनाव सामने है और फिर 6 महीने के बाद बीजेपी को विधानसभा का चुनाव हरियाणा में फेस करना है। वैसी स्थिति में बीजेपी ने जो ग्राउंड सर्वे थे उसमें यह पाया कि एक तो राज्य में एंटी इनकम्बेंसी काफी ज्यादा है और जिस तरह से बीजेपी का जो एक विनिंग फार्मूला रहा है, अगर आप देखिए कि गुजरात में जिस तरह से विजय भाई रूपानी की सरकार को रातों रात बदल दिया गया, सारे कैबिनेट मिनिस्टर, मुख्यमंत्री यानी कि मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक को हटा दिया गया और भूपेंद्र पटेल और एक नई कैबिनेट, नया मुख्यमंत्री, एक ऐसा मुख्यमंत्री जो कि जो कॉरपोरेटर के लेवल से ऊपर उठा था, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के रूप में चुना और इस तरह से भूपेंद्र पटेल वहां के मुख्यमंत्री बने। वही एक्सपेरिमेंट बीजेपी ने उत्तराखंड में किया। जब बीजेपी को यह लगा कि वहां पे राज्य में एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा है, जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जो मुख्यमंत्री थे, 4 साल तक मुख्यमंत्री रहे उत्तराखंड के, लेकिन जब बीजेपी को लास्ट मोमेंट में लगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो बीजेपी को सत्ता में वापसी नहीं दिला सकते, तो बीजेपी ने वहां पे मुख्यमंत्री बदला। पहले एक मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को लाया गया, बाद में बीजेपी को लगा कि तीरथ सिंह रावत तो बिल्कुल ही चल नहीं पाएंगे, तो उनको 3 महीने के अंदर ही चेंज कर दिया गया और फिर पुष्कर सिंह धामी को वहां पे मुख्यमंत्री बनाया, जिनके लीडरशिप में चुनाव हुए और बीजेपी सत्ता में वहां पर लौट कर आई। तो बीजेपी का जो विनिंग फार्मूला रहा है कि अगर एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा है किसी भी स्टेट में, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि 5-10 साल के बाद जो वोटर है, वोटर फटीग आ जाता है, वोटर जो जनता है उसके दिमाग में भी एक नया चेहरा देखने की उत्सुकता रहती है और उनको लगता है कि ये जो पुराना चेहरा है, जो मुख्यमंत्री है, मंत्री है, यही 10 साल से जमे हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट में काम करता है। और इसीलिए बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट वहां पे कॉरपोरेशन के लेवल पे शुरू की। सबसे पहले उन्होंने कॉरपोरेशन के लेवल पर सारे कॉरपोरेटर को बदल दिया, सिटिंग कॉरपोरेटर को, नए कॉरपोरेटर, नए चेहरों को लाया और बीजेपी को कॉरपोरेशन में अभूतपूर्व सफलता मिली। 2000 आप देखें कि अगर 2017 का दिल्ली का जो मेयर चुनाव हुआ था, बीजेपी ने यही एक्सपेरिमेंट दिल्ली में किया। उन्होंने सारे सिटिंग कॉरपोरेटर जो थे उनको टिकट नहीं दिया, नए मेयर को उन्होंने कैंडिडेट बनाया, नए चेहरों को लाए और उस कॉरपोरेशन में बीजेपी 15 सालों का जो शासन था उसको रिटेन कर पाई, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी को पाटने के लिए, उसको धोने के लिए बीजेपी ने
जो सिटिंग कॉर्पोरेटर थे उनके टिकट काट दिए। तो बीजेपी का जो विनिंग फार्मूला है वो है सिटिंग विधायक, सिटिंग एमपी, सिटिंग चीफ मिनिस्टर, उसको बदलो, एंटी इनकम्बेंसी कम हो जाएगी। दूसरी जो स्ट्रैटेजी इस मनोहर लाल खट्टर को बदलने के पीछे रही, पहली स्ट्रैटेजी ये थी कि जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको कम करो, क्योंकि 10 साल एक चीफ मिनिस्टर वहां पे पद पे है। दूसरी जो मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ भी ढेर सारी कमियां थी, ढेर सारी शिकायतें भी थी, और जिस तरह से फार्मर प्रोटेस्ट, जो पिछले फार्मर प्रोटेस्ट में जो मनोहर लाल खट्टर के ऊपर आरोप लगा था और जाटों ने विद्रोह कर दिया था मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ, यहां तक कि जो जितने भी जाट मिनिस्टर थे, अगर आप 2019 का चुनाव देखें तो जितने भी जाट मिनिस्टर थे, कैप्टन अभिमन्यु से लेकर चाहे स्टेट प्रेसिडेंट सुभाष बराला हो या फिर दूसरे जाट मिनिस्टर, सब चुनाव हार गए, क्योंकि जाटों का विद्रोह था मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ, या फिर जो किसान आंदोलन था उसमें जिस तरह से सरकार किसान आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही थी। फिर से किसान आंदोलन मुहाने पर है, और पिछले 2 हफ्तों में जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर ने उस किसान आंदोलन को हरियाणा में घुसने से रोकने के लिए जिस तरह से बल प्रयोग किया, वो भी कहीं ना कहीं सेंटर को ये लग रहा था कि ये जाटों का जो जख्म है उस पर एक तरह से नमक छिड़कने की कोशिश हो रही है, और फिर से जाट कहीं ना कहीं बीजेपी को डेंट कर सकते हैं। तो अब नायाब सिंह सैनी को लाकर बीजेपी ने क्या उसका फायदा उठाने की कोशिश की है, इसको समझिए। नायाब सिंह सैनी पिछड़ी जाति से हैं, ओबीसी कम्युनिटी से हैं, और बीजेपी के उस फार्मूले में फिट बैठते हैं जो बीजेपी नॉन डोमिनेंट कास्ट की जो ओबीसी जातियां हैं और जो दलित जातियां हैं, जिसको इकट्ठा करके 2014 में सत्ता में आई थी। तो नायाब सिंह सैनी, जो कि एक ज़माने में मनोहर लाल खट्टर के करीबी हुआ करते थे, और मनोहर लाल खट्टर ने अपने प्रचारक के दिनों में उनको ढूंढ निकाला, और किस तरह से वो अम्बाला में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अलग अलग रोल में रहते हुए वो मनोहर लाल खट्टर के पहले टेनियर में मंत्री भी बने, बाद में उन्हें स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया। जो अभी थोड़े दिन पहले जो बीजेपी ने 10 सालों में हरियाणा में जो एक्सपेरिमेंट किया कि अगर मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे जो नॉन जाट कम्युनिटी से थे, तो जाटों को सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में का जो पोस्ट था वो जाट को दिया हुआ था। पहले सुभाष बराला वहां पे अध्यक्ष थे, बाद में जब वो अध्यक्ष हटे तो उनकी जगह पे ओम प्रकाश धनकर लाए गए जो कि जाट थे। तो इस तरह से बैलेंसिंग करने के लिए, यानी कि एक पंजाबी कम्युनिटी का व्यक्ति मुख्यमंत्री है तो जाट को सेटिस्फाई करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का जो पोस्ट है उसको दे दो। लेकिन चुनाव आते आते बीजेपी को यह लग रहा है कि जो उसकी कोर स्ट्रेंथ थी वो थी नॉन डोमिनेंट कास्ट की जो ओबीसी जातियां हैं और जो एससी जातियां हैं और जो अपर कास्ट है वो उनका कोर वोटर है। तो इसलिए पिछड़ी जाति से मुख्यमंत्री बनाया गया है, और साथ ही जिस तरह से जेजेपी को अलायंस से बाहर किया गया, उसके पीछे की रणनीति ये थी कि बीजेपी को ये डर सता रहा है कि जो जाट वोटर है, जो कहीं ना कहीं पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में बीजेपी के अगेंस्ट वोट किया था, वो हो सकता है कि इस बार भी बीजेपी को उस पैमाने पर उतना उत्साहित होकर वोट न करे। तो जाट वोटर को कैसे डिवाइड किया जाए, उस डिवाइड करने का, क्योंकि जाट की पॉलिटिक्स अगर हरियाणा में है तो उसके 3 बड़े प्लेयर हैं हरियाणा में। पहला जो बड़ा प्लेयर है वो कांग्रेस है, यानी कि हुड्डा जो जाट पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं। दूसरा जो प्लेयर है वो दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी, जो नई पार्टी बनी, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में दुष्यंत चौटाला जाट के वोटों पे ही वो पार्टी बनी। तीसरा जो प्लेयर है जो पुरानी आईएनडी यानी कि उसके जो कर्ता धर्ता हैं, वो जिनका कि देवीलाल की जो लेगेसी है जिस पे उनका क्लेम है, वो जाटों की तीसरी पार्टी है। तो अगर दुष्यंत चौटाला जेजेपी बीजेपी के साथ अलायंस में रहकर चुनाव लड़ती, बीजेपी को इससे कोई फायदा नहीं होता। बीजेपी का फायदा तब होगा कि जब दुष्यंत चौटाला कांग्रेस के वोट को डिवाइड करें, और कांग्रेस का वोट डिवाइड होता है, कांग्रेस जो 30 सीटों पर है वो अगर कमजोर होती है तो बीजेपी को का फायदा तब होता है। तो इसीलिए बीजेपी ने पहला तो जेजेपी को अलायंस से बाहर किया ताकि जाट वोट डिवाइड हो, बीजेपी का जो लॉस है वो प्लस में बढ़े, यानी कि बीजेपी को जाट वोटों का फायदा होगा, क्योंकि अगर एक ब्लॉक है उसमें से 3 जाट वोटों के कंटेंडर हैं, कांग्रेस, जेजेपी और ओरिजिनल जो लोकदल पार्टी है, और उन तीनों के बीच में अगर वोट डिवाइड होगा तो निश्चित रूप से फायदा बीजेपी का होगा। तो इसलिए सबसे पहले मनोहर लाल खट्टर को हटाया गया एंटी इनकम्बेंसी धोने के लिए और जाटों का जो गुस्सा था उसको कम करने के लिए। दूसरा, जेजेपी से अलायंस तोड़ा गया ताकि जाट वोट डिवाइड हो सके। और तीसरा, जो ओबीसी और जो पिछड़ी जातियों का वोटर है
उसको पोलराइज करने के लिए नायाब सिंह सैनी, एक नए चेहरे को मौका दिया गया है। आप याद कीजिए कि बाबा राम रहीम, डेरा सच्चा सौदा, जिनका कि हरियाणा के दलित जो समुदाय है उसमें एक काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस है, और वो पिछले कई सालों से आपने देखा कि हरियाणा की सरकार ने बार बार उनको पैरोल पे रिहा किया, ताकि वो जो दलित कम्युनिटी है वो सेटिस्फाइड रहे। यानी कि जो जो दलित समुदाय बाबा राम रहीम को देवता मानती है, भगवान मानती है, उनके सबसे बड़े जो आइडियल हैं या सबसे बड़े जो प्रणेता हैं, जो धर्मगुरु हैं, उनको बार बार पैरोल देना वो बीजेपी की सोची समझी स्ट्रैटेजी थी, ताकि जो दलित वोट है वो बीजेपी को बैक करता रहा। तो इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर से इस्तीफा लेकर हरियाणा जो अगले 6 महीने में चुनाव के मुहाने पर है, वहां पर किस तरह से बीजेपी की सत्ता में वापसी हो सके, इसके लिए उन्होंने सारे पासे चले हैं। शंकर हरिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।